नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि किसी किसी बच्चों को थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि कॉपी से थोड़ा हिल डुल जा रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए हम लोग दिन प्रतिदिन इस पर सुधार कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से पढ़ा पाऊं और आपको अच्छे से समझ में आए। थोड़ा सा बस आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, यकीन दिलाता हूं बहुत अच्छे से साइंस क्लियर करेंगे हम लोग। चलिए आज पढ़ते हैं द्रव के बारे में। द्रव क्या है? सबसे पहले द्रव वह है जिसकी आकृति निश्चित होती है, निश्चित नहीं होती, सॉरी, मैं आयतन निश्चित होती है, ठीक है। तो आकृति निश्चित नहीं होती है और आयतन निश्चित होता है। अब मैंने बोला आकृति निश्चित नहीं होती, इसका मतलब जैसे कि अगर कोई द्रव को हम बोतल में रखेंगे तो वह बोतल का आकार का हो जाएगा, अगर हम थाली में रखेंगे तो थाली का आकार का हो जाएगा, यानी कि आकृति बदल रही है, आकृति निश्चित नहीं होती। आप ये समझ गए होंगे। आयतन निश्चित होता है। अब आयतन का मतलब द्रव की मात्रा कितनी है, मैंने बताया था। जैसे 1 लीटर जल है और 1 लीटर जल है, आप इसको एक बोतल में रखें या थाली में रखें या कहीं भी रखें, वह 1 लीटर ही रहेगा, यानी कि द्रव का आयतन निश्चित और आकृति निश्चित नहीं होती, यानी अनिश्चित होती है। अगला पॉइंट, द्रव का घनत्व ठोस के घनत्व से कम होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि द्रव का जो घनत्व होता है, जो ठोस थोड़ा ज्यादा पास पास रहते हैं, पास पास ज्यादा रहेंगे, ज्यादा गाढ़ा होंगे, तो वह उसका घनत्व, ठोस का घनत्व ज्यादा रहेगा, यानी कि ठोस के घनत्व से तो कम होता होगा ना द्रव का घनत्व। तो वही बात मैंने लिखा है कि द्रव का जो घनत्व है ठोस के घनत्व से कम होता है। घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट द्रव के बारे में कि द्रव जो होते हैं प्रायः असंपीड्य ही होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा दबाया नहीं जा सकता, लेकिन ठोस की तुलना में संपीड्य होते हैं। मतलब ठोस से तुलना करें तो कहा जा सकता है कि ठोस बिल्कुल नहीं दबेंगे और द्रव उसकी अपेक्षा थोड़ा सा दब जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एक सिरिंज लीजिए, ठीक है। मैं क्या बताया कि एक सिरिंज लीजिए और एक सिरिंज में मैंने देखा कि एक सिरिंज में आप गैस भरिए, ठीक है, गैस है एक सिरिंज में। एक सिरिंज लीजिए और इस सिरिंज में द्रव है, और एक सिरिंज लीजिए जो इंजेक्शन होता है, मैं तो अब फिगर बनाने वाला नहीं हूं, और एक सिरिंज लीजिए जिसमें ठोस हो। समझ में आए? जब हम तीनों लेंगे और इस सिरिंज को जैसे ही दबाएंगे कि देखेंगे कि गैस जो है दब जाएगा, द्रव जो है थोड़ा सा दबेगा और ठोस नहीं दबेगा, यानी ठोस असंपीड्य होते हैं, द्रव भी असंपीड्य ही होते हैं, लेकिन ठोस की तुलना में संपीड्य होते हैं। गैस संपीड्य, मैंने बताया था संपीड्य उसे बोलते हैं जो दब जाए, यानी कि गैस संपीड्य होते हैं। समझ में आ गया? और ठोस असंपीड्य, द्रव भी लगभग असंपीड्य ही होते हैं, वही मैंने बताया। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, द्रवणांक और क्वथनांक ठोस से कम होता है। अब मैंने कल बता दिया था, क्वथनांक जो होता है उबलने वाला ताप और द्रवणांक जो होता है गलने वाला ताप। तो ये तो ठोस से कम ही होगा ना, क्योंकि ठोस में ज्यादा होता है, गलने का ताप ज्यादा होता है ठोस का, उबलने का ताप ठोस का ज्यादा होता है, लेकिन द्रव का ठोस की अपेक्षा कम होता है। हम लोग ठोस और द्रव में अभी तुलना कर रहे थे, ठीक है। तो जब भी पूछे कि द्रव में ज्यादा द्रवणांक होता है कि क्वथनांक होता है कि ठोस में, तो आप बोलेंगे कि ठोस का ज्यादा उच्च होता है और द्रव का द्रवणांक और क्वथनांक जो होता है ठोस से कम होता है। अगला पॉइंट, तरलता। तरलता मतलब आप समझते हैं बहने की प्रवृत्ति होती है जिसमें, तो आप सभी जानते हैं कि द्रव में बहने की प्रवृत्ति, निरंतरता होती रहती है। आप देखते हैं कि नदी बहती रहती है, कोई पानी जमीन पर गिर जाएगा तो एक जगह से बहकर दूसरा जगह चला जाएगा, यानी कि बहने की प्रवृत्ति होती रहती है। तो ये सब द्रव का पॉइंट है। अब बात आता है आपके सामने कि मैंने कल बताया था घनत्व जो होता है वह ज्यादा होता है ठोस का, द्रव का कम होता है। तो इसी में हम एक दो एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछ दे एग्जाम में आ जाए कि शहद का घनत्व ज्यादा होता है कि स्याही का, तो शहद का घनत्व ज्यादा होता है, शहद थोड़ा और गाढ़ा होगा स्याही से। कैसे? एक क्रियाकलाप करते हैं हम लोग,
दो हम लोग ग्लास लेते हैं, ठीक है, जो बाहर से दिखता हो, जो शीशा का या कुछ भी हो सकता है ग्लास। इसमें एक एकदम सिरे से एकदम सटाकर इसमें स्याही डालेंगे। जैसे एक देख लीजिए यहाँ पे एक बूंद जैसा है, सटाकर स्याही डालेंगे, फिर शहद भी डालेंगे दूसरे ग्लास में। हम देखेंगे स्याही जो है आकर पूरा पानी में धीरे धीरे मिल रहा है, लेकिन शहद जो है एकदम कोना पकड़े, किनारे पकड़े ही नीचे आ गया। यानी कि जल्दी मिलने की प्रवृत्ति स्याही में है, और स्याही में जल्दी मिलने की प्रवृत्ति है, यानी कि घनत्व जो है स्याही का वह कम है शहद से। शहद का घनत्व ज्यादा गढ़ा है, इसलिए नहीं मिल पाया। समझ में आ गया? तो ये एग्जाम्पल क्रियाकलाप हमने करके देखा। स्याही का विसरण शहद की तुलना में शीघ्र हो जाता है, ठीक है ना। स्याही जल्दी मिल जाता है, विसरण मतलब मिलना, घुलना, ठीक है। दो पदार्थ स्वतः एक दूसरे मिलने की प्रवृत्ति विसरण कहलाती है। तो स्याही का विसरण शहद की तुलना में जल्दी हो जाता है। समझ में आ गया? आइए, अब यहां पे लिखा हुआ है कि ठोस के कणों का विसरण का वेग उच्च ताप पर बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि देखेंगे कि कैसे भाई ठोस का जो कण होता है वह अगर उच्च ताप पर, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए तो जल्दी मिल जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं आप, तब फिर इस पॉइंट पर मैं आपको लाऊंगा। क्रियाकलाप से समझते हैं एनसीईआरटी का। हम लोग दो ग्लास लिए, ठीक है। नीला थोथा जो नीले रंग का होता है इसमें डाले, घोले, ठीक है। यह गर्म पानी है, याद रखिएगा, यह गर्म पानी है। जैसे ही नीला थोथा इसमें भी डाले, यह ठंडा पानी है, नीला थोथा इसमें भी डाले। इसको कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, CuSO4, नीला रंग का होता है। तो आपको पता है नीला रंग का है तो यह जाके नीला ही होगा पानी। तो देखेंगे गर्म जो पानी है वह जल्दी नीला हो जा रहा है, लेकिन ठंडा पानी थोड़ा इसकी तुलना में देर से नीला होगा। समझ में आ गया? इसका मतलब यह है कि जैसे ही ताप बढ़ा, गर्म पानी है, ताप बढ़ा तो विसरण मतलब मिलने की प्रवृत्ति बढ़ गई। तो वही मैंने लिखा है कि ठोस के कणों का जो विसरण का वेग होता है उच्च ताप पर बढ़ जाता है। समझ में आ गया? आइए, अगला पॉइंट है, यहां पे देखेंगे हम लोग कि ठोस, द्रव, गैस सभी पदार्थ द्रव में विसरित होते हैं। सभी पदार्थ जो है द्रव में घुल जाते हैं। अब आप बोलेंगे क्या द्रव जैसे पानी में ठोस घुलता है, द्रव घुलता है, गैस घुलता है? तो ठोस आप देख लीजिए, पानी में जैसे चीनी घुल गया या मतलब कुछ ना कुछ चीज घुल सकता है, ठीक है। तो विसरित हो जाते हैं। द्रव में क्या, जैसे दूध में पानी मिलाया गया तो द्रव विसरित हो गया। और गैस क्या है, जैसे पानी में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन रहता है, तो यानी कि गैस मिला हुआ है। समझ में आ गया? तो ठोस, द्रव, गैस जो होते हैं सभी द्रव में घुल जाते हैं, द्रव में विसरित होते हैं। समझ में आ गया? द्रव का जमना अगला पॉइंट है। अब द्रव का जमना आप सभी जानते हैं कि जमना मतलब क्या हुआ, जैसे पानी है, पानी जमकर बर्फ हो गया, इसे जमना बोलेंगे। यानी आपने देखा कि पानी पहले द्रव अवस्था में था और फिर बर्फ बना, यानी कि फिर ठोस रूप में चला गया। यानी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन ही जमना कहलाता है। समझ में आ गया? जैसे जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है तो इसे द्रव का जमना कहते हैं। यकीन है आपको द्रव का जमना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, वाष्पन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाष्पन क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि जैसे ही हम किसी जल को गर्म करते हैं घर में तो देखते हैं कि गैस उड़ रहा है। समझ में आ गया? तो आप समझ जाते हैं कि यह इसका वाष्पन हो रहा है। समझ गया? तो वही वाष्पन को हम पढ़ रहे हैं। और घरेलू भाषा में हम सभी जानते हैं कि जल्दी किसका वाष्पन होगा, कम किसका वाष्पन होगा। समझ में आ गया? आइए घरेलू भाषा में ही समझेंगे अच्छे से। किसी द्रव का, कोई भी द्रव है, कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में चले जाना वाष्पन कहलाता है। समझ में आ गया? क्या कहा मैंने कि द्रव के क्वथनांक के नीचे का ताप होना चाहिए। समझ में आ गया? यानी कि आपसे जब भी पूछेगा कि वाष्पन की क्रिया कब होती है, वाष्पन की क्रिया तभी होती है जब क्वथनांक से नीचे ही होती है, क्वथनांक से ऊपर जाकर नहीं होती। जैसे जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए जल का तापमान जो है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथनांक इसका होता है
ठीक है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। अब वाष्पन होगा तो आप हमसे पूछेंगे अगर कि वाष्पन की जो क्रिया होगी, अब बताइए सर कि वाष्पन की क्रिया क्वथनांक से अधिक ताप पर होगी, 100 डिग्री से अधिक टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तब गैस उड़ेगा, कि 100 से कम पर ही? तो 100 से कम पर ही। समझ में आ गया? यानी कि 100 से कम पर ही वाष्पन की क्रिया होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आपने देखा कि वाष्पन की जो क्रिया है क्वथनांक से नीचे के ताप पर ही होता है। क्वथनांक मैंने बोल दिया, बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, क्वथनांक से नीचे के ताप पर ही होता है वाष्पन की क्रिया। समझ में आ गया? ये परिभाषा है। आप वाष्पन की क्रिया जो 9th के बच्चे हैं वह अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि किसी भी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की क्रिया, वायु वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाता है। तो नीचे के द्रव के क्वथनांक से नीचे के ताप पर, क्वथनांक से नीचे के ताप पर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्प बनकर वाष्पन कहलाती है। समझ में आ गया? अब सबसे पहला मन में आएगा कि वाष्पन होती क्यों है भाई, कैसे होती है वाष्पन? कुछ ना कुछ कारण तो होता होगा। हाँ, जरूर है। जब हम देखेंगे कि जल के जो कण है हमेशा गतिशील रहते हैं, हमेशा गतिशील रहते हैं, क्योंकि मैंने बताया एक स्थान होता है जल में, तो हमेशा गतिशील रहते हैं तथा आपस में टकराते हैं। समझ में आ गया? जल के कण आपस में टकराते हैं। ये हवा से भी टकराते हैं, क्योंकि इसका गुण ही है टकराना, तो यह हवा से भी टकराएगा। तो ये हवा से भी टकराते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, जैसे ही टकराते हैं तो इनमें अत्यधिक ऊर्जा आ जाती है। समझ में आ गया? टकराते टकराते किसी भी चीज, जैसे 2 पत्थर रगड़ेंगे तो टकराते टकराते उसमें आग उत्पन्न हो जाती है, यानी ऊर्जा आ जाती है। तो टकराते टकराते इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, और जैसे ही ऊर्जा उत्पन्न होती है तो जल के जो कण है इसमें कम ऊर्जा हो गई, और ये सतह वाले पर ज्यादा ऊर्जा हो गई। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से समझिएगा। इसमें ज्यादा ऊर्जा हो गई, ज्यादा ऊर्जा, और यहां कम ऊर्जा हो गई, कम ऊर्जा। तो आप बताइए कि कम ऊर्जा है तो क्या ज्यादा ऊर्जा पर पकड़ बना पाएगा? नहीं बना पाएगा पकड़ अब, क्योंकि यह तो ज्यादा ऊर्जा हो गया। इसलिए जल के जो बाकी कण है सतही जल पर आकर्षण बल नहीं लगा पाते हैं। इसी के कारण जो सतह का जल है वह वायुमंडल में चला जाता है वायु के कणों के साथ। समझ में आ गया? वह इसीलिए ये हवा के साथ वाष्पित हो जाते हैं। आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि वाष्पन अब होता है तो वाष्पन किन किन कारण से हो सकता है, इवेपोरेशन जिसको बोलते हैं। तो वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारण क्या क्या हैं? तो हम लोग जानते हैं, घर में जानते हैं कि वाष्पन कब होगा भाई? अगर मान लीजिए कपड़ा सुखा रहे हैं तो ज्यादा सतह होगा, ज्यादा हम लोग उसको फैलाकर सुखाते हैं तो जल्दी सूखता है कपड़ा, और इसको सिकुड़ कर सुखाएंगे तो कम जल्दी नहीं सूखेगा। तो आपके माइंड में पहले से ये सब बात है, बस उसको साइंस की भाषा में मुझे समझाना है। आइए साइंस की भाषा में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, द्रव का क्वथनांक जितना कम रहता है उसका वाष्पन तेजी से होगा। अब तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा कि सर आपने बताया कि जब जिसका जो टेम्परेचर होता है, जैसे जल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, समझ में आ गया, तो इससे कम ही ताप पर उबलेगा, वाष्प होगा, कम ताप पर वाष्प। समझ में आ गया? कम ताप पर वाष्प। तो आप पूछेंगे क्या सर किसी का अगर 34 डिग्री सेल्सियस है तो उसका इसे भी कम ताप पे होगा, कम ताप पर वाष्पित। समझ में आ गया? यानी कि जिसका क्वथनांक जितना कम होगा वह जल्दी उड़ जाएगा। दोनों को एक साथ मान लीजिए गर्म करते हैं, एक साथ। समझ में आ गया? एक साथ इसको गर्म करते हैं। अब बताइए कि जब एक साथ गर्म करेंगे तो जल्दी कौन उड़ेगा? इसका क्वथनांक कम है तो यह जल्दी वाष्प में होगा। समझ में आ गया? तो इसी को साइंस की भाषा में मैंने लिख दिया है कि द्रव का जो क्वथनांक होता है जितना ही कम रहता है, द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है वह उतना ही जल्दी वाष्पित होता है। तो पहला पॉइंट आप लोग रट लीजिएगा। समझ में आ गया? एग्जाम्पल क्या है? ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री होता है। समझ में आ गया? ईथर का क्वथनांक एग्जाम में अगर आ जाएगा कि ईथर का क्वथनांक कितना होता है,
34 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? इसी पर उबलना यह स्टार्ट होता है। अब बताइए, आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि ईथर और जल में से जल्दी कौन वाष्पित होगा? तो ईथर और जल में से जल्दी वाष्पित होगा ईथर। समझ में आ गया? क्योंकि इसका क्वथनांक कम है, तो जिसका क्वथनांक कम रहेगा वह उसका वाष्पन उतनी ही तेजी से होता है। अगला पॉइंट, जिसका तापमान ज्यादा रहेगा उतनी ही तीव्रता से वाष्पन होगा। अगर तापमान ज्यादा रहेगा तो तीव्रता से वाष्पन होगा। समझ में आ गया? अब आप ही देख लीजिए कि अगर हम किसी में एकदम कम धीमी आंच को रखते हैं, समझ में आ गया, और एक में बहुत तेज गैस हम जलाते हैं, समझ में आ गया, कम टेम्परेचर है इसमें बहुत ज्यादा ताप देते हैं। अब बताइए, दो जब चीज है, एक में कम टेम्परेचर देंगे, कम ताप देंगे, कम आग रहेगा, घरेलू भाषा में, समझ में आ गया, कम आग रहेगा इसमें, और इसमें ज्यादा आग रहेगा, ज्यादा ताप रहेगा, ज्यादा टेम्परेचर रहेगा। अब बताइए जल्दी कौन उड़ेगा? जिसमें ज्यादा ताप है वह जल्दी उड़ेगा। समझ में आ गया? यानी कि तापमान पर निर्धारित होता है, तापमान ज्यादा होगा तो तीव्रता से उतनी ही जल्दी वाष्पन होगा। अगला पॉइंट समझ में आ गया? आइए अगला पॉइंट देखते हैं। सतह का क्षेत्रफल जैसे ही बढ़ेगा, मैंने इसको अपने भाषा में लिखा है, अब मैं जो बोल रहा हूं ना उसको आप कॉपी पर लिख लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, नोट्स बना के अच्छे से। समझ में आ गया? ताकि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। आप कोई भी एग्जाम में, अगर 9th के बच्चे हैं तो उनको अपने एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो लिखने में, अगर कंपटीशन के बच्चे हैं तो उनको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है? तो सतह का क्षेत्रफल ज्यादा अगर होगा तो ज्यादा इवोपरेशन होगा, ज्यादा वाष्पन होगा। समझ में आ गया? जैसे कपड़ा का एग्जांपल दिया, कपड़ा का सतह का क्षेत्रफल, कपड़ा का एरिया अगर हम लोग फैलाकर कपड़ा पसारेंगे, ठीक है, तो वाष्पन जल्दी हो जाएगा, जल्दी वह सूखेगा, जल्दी उसका जो वाष्प के रूप में जल्दी द्रव उड़ जाता है। समझ में आ गया? अगला पॉइंट, वायु का वेग अगर बढ़ेगा तो क्या आप पूछेंगे वायु का वेग बढ़ने से वाष्पन होगा? तो हाँ, वायु का वेग जैसे ही ज्यादा होगा वाष्पन हो जाएगा। जैसे अगर एक पंखा के नीचे पेट्रोल रखें और एक बिना पंखा के नीचे पेट्रोल रखें, दो रूम में, एक जगह जहां पंखा नहीं है वहां पेट्रोल रखिए, एक जगह जहां पंखा है पेट्रोल रखिए, देखिए कौन जल्दी उड़ेगा? जहां वायु का वेग है, यानी कि जहां पंखा है वहां पेट्रोल जल्दी उड़ जाएगा। यही तो मैंने लिखा है कि वायु का वेग जहां बढ़ेगा वाष्पन भी बढ़ जाएगा। अब 5वां पॉइंट, आर्द्रता अगर बढ़ेगी तो वाष्पन कम होगा। आर्द्रता मतलब जलवायु में नमी आ जाएगी। तो जलवायु अगर भींगा रहेगा, हमारा वातावरण अगर भींगा रहेगा तो वाष्पन कम होगा। कपड़ा आप सुखा के देख सकते हैं कि अगर वायु में ज्यादा नमी है, ज्यादा भींगा हुआ है तो जल्दी वाष्पन की क्रिया नहीं होती है। अगर यही वायु सूखी हुई है वायु में तो वाष्पन जल्दी होता है। समझ में आ गया? अब आप बोलेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या है, आर्द्रता क्या है? तो आर्द्रता मैं आपको बता दूं कि आर्द्रता होता है एक निश्चित ताप पर वायु में जलवाष्प की निश्चित मात्रा रहती है। मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ाया घटाया नहीं जा सके, तो हम लोग के वायुमंडल में निर्धारित रहता है कि हमारे यह जलवायु में इतनी ही मात्रा में जल रहनी चाहिए। ठीक है? और उस मात्रा से अगर जल जैसे ही बढ़ता है, मात्रा से जल जैसे ही अधिक होता है तो उसको बोलेंगे कि आर्द्रता बढ़ गया, भाई नमी बढ़ गई। और उस मात्रा से जल जैसे ही कम हो गया कहेंगे कि भाई आर्द्रता में कमी आ गई, नमी में कमी आ गई, यानी कि वह हवा शुष्क हो गई, सूखी हो गई। समझ में आ गया? आर्द्रता क्या है? ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ती है तो वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। आइए पढ़ते हैं कैसे होती है। आपने बहुत देखा होगा कि एक मिट्टी का घड़ा हो, उसमें पानी रखने से बाद में मिट्टी का पानी ठंडा हो जाता है। समझ में आ गया? तो यह क्यों होता है? कुछ ना कुछ तो कारण होता होगा। हाँ, आपने देखा कि जल का जो सतह का जो जल है, ऊपरी जो जल है सतह का जल, वह क्या करता है? भीतरी जल से ऊर्जा लेता है, भीतरी जल से उष्मा ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करके और वायु में गैस के रूप में चले जाता है। यह क्या करता है? यह करता है कि अत्यधिक ऊर्जा अंदर से लेता है। समझ में आ गया? अंदर का ऊर्जा खींचता है इसको बाहर, और बाहर खींचकर यह तो वायु से, मैंने आपको पहले बताया था कि वायु से यह हरदम
टकराएगा इसके कण से। समझ में आ गया? तो इसमें क्या होगा कि भीतरी जल से यह ऊष्मा ग्रहण करके और वायु में उड़ जाता है। जैसे ही वायु में यह उड़ जाता है, भीतरी जल का तापमान कम हो जाता है, अतः यह इसे ठंडक मिलती है। समझ में आ गया? तो आप बोलेंगे, अगर आ जाएगा क्वेश्चन कि एक घड़े का पानी रखने पर 1-2 घंटा बाद ठंडा हो जाता है, क्यों? तो आप बोलेंगे कि चूंकि घड़े में बहुत छिद्र होते हैं। समझ में आ गया? और जल के सतह के जो जल हैं वह अंदर के जल के से ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करके सतह पर आ जाते हैं और सतह पर आकर छिद्र के द्वारा वह वाष्पित हो जाते हैं। समझ में आ गया? इस प्रकार भीतरी जल का तापमान कम हो जाता है और वह ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा हम पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना निकलता रहता है। समझ में आ गया? गर्मी के दिन में हमारे शरीर से पसीना निकलता है और पसीना निकलता है चूंकि जो सूती कपड़ा है वह जल का अच्छा शोषक है, जल को अच्छी तरह से सोख लेता है। समझ में आ गया? तो जल को अच्छी तरह से सोख लिया और सतह पर ला दिया जल को, और जैसे ही जल को सतह पर लाया, क्या हुआ कि यह जल जो है वाष्प के रूप में बदल गया। समझ में आ गया? वाष्प के रूप में उड़ गया। इसलिए हमें गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा आरामदायक लगता है। समझ में आ गया? चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार आज का टॉपिक यहीं खत्म हुआ। हमने द्रव बहुत अच्छे से ठोस द्रव पढ़ लिया। अब कल से गैस स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और आप अगर पढ़ रहे हैं, आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है, कोई भी बच्चे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, किस प्रकार की दिक्कत आ रही है, ताकि हम उसे अच्छी तरह से आपको पहुंचा सके। समझ में आ गया? मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है? कल हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करेंगे, फिर आगे गैस के रूप में हम लोग अच्छे से बढ़ेंगे। समझ में आ गया? नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास इसे पहुंचाएं। धन्यवाद।